दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में सफलता पाना? तो हम लेकर आए हैं आपके लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल, जिसमें आपको मिलेंगे 15 टेस्ट सीरीज, 1500 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न आयोग के नए पैटर्न के अनुसार, साथ में जी के जीएस कंप्यूटर यूपी जी के हिंदी की ई बुक्स, जिससे कि आप 65 से 70 अंक आसानी से प्राप्त करके टाइपिंग के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। 50% की छूट के साथ मात्र ₹149 में, ऑफर लिमिटेड पीरियड के लिए। सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय में मैं दीपक राय आप सभी छात्रों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या होता है कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर की परिभाषा, फुल फॉर्म, पहली लेक्चर सबने देख लिया। इनपुट क्या होता है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक, स्टोरेज, आउटपुट, प्रोसेसिंग, ये सब हमने आपको पहली क्लास में बता दिया था। ठीक, अब यहाँ पर आपका जो कॉन्सेप्ट चल रहा था कि कंप्यूटर की जो आपकी पीढ़ियाँ हैं, ठीक, कंप्यूटर की पीढ़ियों से क्या प्रश्न जो पूछे जाते हैं। पहली पीढ़ी देखिए कंप्यूटर, ठीक है। पीढ़ी का मतलब मैंने आपको बताया कि जिसको कि इंग्लिश में जनरेशन कहते हैं। और समय के साथ साथ जब चीज़ें में परिवर्तन होता है तो जो पुरानी है, जो आधार है, जो बेस है, सपोज दैट आज हम हवाई जहाज़ से सफ़र कर रहे हैं, लेकिन क्या इसके पहले जब हवाई जहाज़ का आविष्कार नहीं हुआ था तो क्या ये पॉसिबल था? लोग बैलगाड़ी से चलते थे, है ना, घोड़े गाड़ी से चलते थे। तो धीरे धीरे करके विकास क्रम होता आया है और ये विकास क्रम हर नई चीज को जन्म दे रहा है। ठीक है, तो हाँ, थ्योरी भी मैंने कहा ना, थ्योरी भी पढ़ते चलिए। थ्योरी मैं कंप्यूटर, देखिए कंप्यूटर की रिकॉर्डेड क्लास आपको नहीं दी गई है, बाकी सब्जेक्ट की आपको मिली है और जो पेंडिंग है वो भी मिल जाएगा। लेकिन कंप्यूटर को थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अब सपोज दैट कंप्यूटर की पहली पीढ़ी से आपको प्रश्न पूछ लिया, बताओ भाई कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में क्या इन्वेंस हुआ था, आपको दे देगा वैक्यूम ट्यूब, आईसी दे देगा, ट्रांजिस्टर दे देगा, है ना। तो आप क्या लगाओ, क्या होगे। तो यहाँ पर देखो, जो पहली पीढ़ी है, इस सन पर मत जाना, कहीं कहीं आपको किसी की किताब में थोड़ा बहुत डिफरेंट मिलेगा, एक आध 2 साल का। तो बेसिकली जो मान्य सन है 1945 से 1955 तक, इसमें वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया गया था। और इस जनरेशन के जो कंप्यूटर होते थे, बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे। एक बहुत से बड़े से रूम में क्या किया जाता था, इसको रखा जाता था और ये बिजली बहुत लेते थे। हाई पावर कंजम्पशन वाले कंप्यूटर होते थे और ये हीट बड़ी जल्दी हो जाते थे। तो कहीं ना कहीं से जो चीज़ें शुरुआत हुई, ठीक है। मोबाइल मिनी कंप्यूटर है या माइक्रो कंप्यूटर है? अब देखो, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर, मिनी का मतलब क्या होता है और माइक्रो का मतलब क्या होता है। जब आप समझ रहे हो कि मैंने जैसे यहाँ पर आपको ये बताया था, देखो मिनी कंप्यूटर, ठीक है, मिनी कंप्यूटर में आपका ये स्मार्टफोन है, कल ही मैंने बताया था, ठीक है, मिनी कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो और छोटी सी डिवाइस होती है। अब ऐसा तो नहीं है, अब जैसे देखिए माइक्रोस्कोप एक यंत्र होता है ना, जो हमारी आंखें जिसको नहीं देख पाते, मेनली मान के चलो माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो कंप्यूटर में आपका जो मोबाइल है, मिनी कंप्यूटर, आईपैड हो गया, टैबलेट हो गया, ये मिनी कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत रहिएगा। चलिए, और ये माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है, जिसमें कि आप देखोगे तो एक माइक्रो मिनी, तो ये माइक्रो में आपका डेस्कटॉप है, मिनी छोटा, ये आपका कंप्यूटर इसमें आएगा। ठीक है, जैसे आप देखते हो। तो फिलहाल कंफ्यूज मत होइए। और यहाँ पर जो पहली पीढ़ी है, इसको देखिए, पहली पीढ़ी में क्या आविष्कार किया गया, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हुआ। ठीक, ये आपको बात दिमाग में रखनी है। और जो मैंने पुस्तक दी है उसमें भी पहली पीढ़ी के बारे में मैंने बताया है। दूसरी पीढ़ी आपकी जो होती है 1955 से 1964 तक, ठीक है, ये ट्रांजिस्टर, ठीक है, ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर इस तरीके से एक डिवाइस जो कि कंप्यूटर में आविष्कार किया गया। और इसका आविष्कार करने का पर्पस क्या था? जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, जो वैक्यूम ट्यूब में जो डिमेरिट्स थी, जो गलतियां, मतलब कह सकते हैं कमियां थी, उसको इसमें थोड़ा सा सुधार किया गया। पहली पीढ़ी की क्या सबसे बड़ी कह सकते हैं ड्रॉबैक था? पहली पीढ़ी केवल बाइनरी नंबर को समझता था, 0 1 को, ठीक है, 0 1 0 1, ये बाइनरी नंबर को समझता था। लेकिन इसमें क्या किया गया, असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया, असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। ठीक है, और
ये आपका क्या था, यहाँ पर इसमें भी बिजली की अधिक इसमें खपत होती थी और इनपुट के लिए पंच कार्ड व आउटपुट के लिए इस्तेमाल किया जाता था प्रिंटर। ठीक है, प्रोग्राम लिखने की सबसे बड़ी चीज यहाँ पर जो बाइनरी भाषा है उसकी जगह असेंबली लैंग्वेज को आया। तो आपसे एक प्रश्न ये भी पूछेगा कि बताओ भाई असेंबली लैंग्वेज किस जनरेशन में प्रयोग हुई। ठीक है, जो मेन पॉइंट है यहाँ पे चीजें मैं बता रहा हूँ। ठीक, असेंबली लैंग्वेज। तो दूसरी पीढ़ी का सबसे मेन की पॉइंट ट्रांजिस्टर आया दूसरी पीढ़ी में, और इसमें कौन सी लैंग्वेज प्रयोग हुई, असेंबली। जब एमसीक्यू कराऊंगा तो इसी बेस पे सारे एमसीक्यू आपको रहेंगे और अच्छे से इसको समझिए। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे हो जो थर्ड पीढ़ी है सबसे बड़ा, यहाँ पर देखिए इसके बाद मेजर यहाँ पर आता है इन्वेंशन आता है जिसको कि कहा जाता है आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, आईसी कहा जाता है और ये सिलिकॉन के मेड होते हैं। आपसे ये भी प्रश्न पूछा गया है कि बताओ भाई आईसी किससे बना होता है, सिलिकॉन से बना होता है। ठीक है, और इसका जो कालक्रम है 64 से 75 है। अब सबसे पहले देखो तीसरी पीढ़ी में ही पहली और दूसरी पीढ़ी में पंच कार्ड का प्रयोग होता था। देखो पंच कार्ड क्या होता था, एक लकड़ी का वो होता था जिस पर पहले से प्री डिफाइंड अक्षर जैसे होता है ना छपाई के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मान लो कि आप पहले से उसमें फॉर्मेट रहता है, आपने उसमें कलर लगाया उस पर रख दिया वो वहीं पर छप गया। ठीक है, उसी प्रकार से इस पीढ़ी में तीसरी पीढ़ी में कीबोर्ड आया। क्या आया, कीबोर्ड आया। इनपुट देने के लिए कीबोर्ड और आउटपुट लेने के लिए मॉनिटर का प्रयोग किया जाने लगा। आप ध्यान से देखिएगा जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रही है उस तरीके से वहाँ पर चीज़ें और सुधार हो रहा है। तो तीसरी पीढ़ी में क्या आया, ट्रांजिस्टर आया, सॉरी इंटीग्रेटेड जिसको कि आईसी कहा जाता है, ट्रांजिस्टर दूसरी पीढ़ी में था। यहाँ पर सबसे पहले कीबोर्ड का प्रयोग किया गया इनपुट देने के लिए, और आउटपुट वहाँ पर प्रिंटर का प्रयोग होता था। आउटपुट प्रिंटर का प्रयोग वो निकलता था, वो देख नहीं पाते थे। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, मॉनिटर आ गया। और सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग इसी पीढ़ी में किया गया, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ओएस है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है और बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी कंप्यूटर रन नहीं करता। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मेजर चीजें आपकी तीसरी पीढ़ी में क्या क्या निकल के आई। पहली बात तो इसमें आईसी का प्रयोग हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट। इनपुट देने के लिए कीबोर्ड आ गया। ठीक है, कीबोर्ड आ गया। इसके बाद आपका आउटपुट के लिए मॉनिटर आया। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखेंगे, मॉनिटर आया। और इसमें CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता था। ठीक है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। अब देखिए CUI और GUI, ठीक है, ये क्या होता है। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का मतलब जब पहली बार जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया था, आप जानते हो कि वो डॉस सिस्टम जिसमें कि केवल आप कमांड देते थे, आपको कैरेक्टर ही दिखता था, कोई इमेज नहीं दिखती थी। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो कि ये आपका क्या है, ये मॉनिटर है, तो यहाँ पर आपको डायरेक्टरी बनानी है तो मेक डायरेक्टरी, रिमूव डायरेक्टरी करना है, रिमूव डायरेक्टरी, तो कमांड बेस है। लेकिन आजकल हमारे पास क्या हो गया है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो गया है। यहाँ पर सिस्टम पे आइकन बने हुए हैं, हम जाते हैं माउस से क्लिक करते हैं। अगर हमें पावर पॉइंट पर काम करना होता है तो पावर पॉइंट को ओपन करते हैं। हमें वेब ब्राउजर ओपन करना, इंटरनेट देखना हुआ तो वेब ब्राउजर ओपन करते हैं। तो तीसरी पीढ़ी में आपका क्या क्या परिवर्तन हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग हुआ, कीबोर्ड भी तीसरी पीढ़ी में आया और आउटपुट के लिए मॉनिटर आया। साथ ही साथ ये कैरेक्टर यूजर इंटरफेस था, कोई चित्रात्मक नहीं, ग्राफिकल नहीं था। ठीक है, ठीक। अब इसका आईसी का जन्म, आईसी के जन्मदाता या इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया किसने था, जैक किल्बी महोदय ने बनाया था। ये नाम याद रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछा गया है। कब हुआ था, 1950, यहाँ पर कह सकते हैं 58 में जैक किल्बी ने बनाया था। और प्रयोग कहाँ पर हुआ, आप देख सकते हो यहाँ पर जाकर इसका प्रयोग हो रहा है। और आईसी के प्रयोग से कंप्यूटर, देखिए जब टेक्नोलॉजी बड़ी होती है तो उसके आधार पर कंप्यूटर का आकार भी छोटा होने लगा। बहुत बड़े से कमरे से लेकर आज हम देखते हैं कंप्यूटर अपने लैप पर लेकर हम उसको ओपन कर रहे हैं, लैपटॉप के तौर पर जैसे यहाँ पर देखा जा सकता है। ठीक है, ठीक है।
हाँ भाई, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। अंकित देखो, लो लेवल लैंग्वेज का एक दूसरा नाम क्या है? मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, समझो इस बात को। आप यहाँ पर अगर देखोगे, लो लेवल लैंग्वेज इसी को कहा जाता है मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है, मशीन लेवल लैंग्वेज। अब मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होती है? 0-1 की फॉर्मेट में, 0-1-0-1, ठीक। एक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, जैसे कि बताया है मैंने अभी आपको। फर्स्ट जनरेशन में क्या होता है? बाइनरी नंबर का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। आप देखोगे जो आपकी पहली पीढ़ी थी, ठीक है, पहली पीढ़ी में मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई। इसमें मेनली आपका क्या प्रयोग किया गया? इसमें बाइनरी नंबर का प्रयोग किया गया। अब बाइनरी नंबर क्या होता है, आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा। इसी को मशीन लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। 0-1-0-1, 1-1-0-1, मान लो कि कोई इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। जब मैं आपको डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, है ना, बाइनरी, ये सब मैं पढ़ाऊंगा, परिवर्तन, चेंजेस तो आगे की क्लास में आएंगे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट समझो। बाइनरी लेवल लैंग्वेज, अब कंप्यूटर हम जो इनपुट करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज होता है, ठीक है। इतनी चीज पता है आपको। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? 0 से लेकर 9 तक, ए टू लेकर जेड तक, और जो भी स्पेशल कैरेक्टर हम लोग क्या करते हैं। और इसका भी क्या होता है? एक आस्की कोड होता है। आस्की कोड होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड पढ़ा होगा आप लोगों ने। आस्की कोड क्या होता है? हर कैरेक्टर का एक आस्की कोड होता है, लेकिन कंप्यूटर को आसान बनाने के लिए, ह्यूमन फ्रेंडली बनाने के लिए ये चीज़ें आई। जब 0 से 9, ए टू जेड तक हम जब इंटर करते हैं, सपोज दैट हमको टाइपिंग करना हुआ, हमको वहाँ पर लिखना हुआ, कोई क्वेश्चन लिखना हुआ या कुछ भी हम वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो मान लो कि हमें लिखना हुआ, ठीक है, क्लॉक हमें लिखना हुआ, हमने क्लॉक लिखा। क्या इस क्लॉक को, ABCD की भाषा को कंप्यूटर समझता है? कंप्यूटर नहीं समझता है। आपने क्या लिखा, इससे कोई मतलब ही नहीं कंप्यूटर को। वह क्या करेगा? चेंज करेगा अपनी भाषा में। किस भाषा में? यहाँ पर मशीन लेवल लैंग्वेज में, ठीक है, यहाँ पर जाएगा। इसको क्या करेगा? 0-1-1-1 जो भी इसका कोड होगा उस भाषा में क्या करेगा? इसको चेंज करके अपना समझेगा, फिर वहाँ पर आपको ये आउटपुट देगा, ठीक। तो बाइनरी नंबर या लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज आपकी कहाँ पर थी? पहली पीढ़ी में थी। दूसरी पीढ़ी में आपकी असेंबली लैंग्वेज आई, ठीक है। बातें समझ में आ रही है आपको? आप चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो भाई देखो, ये नोट्स हमने दिया है, इस नोट्स को आप लोग पढ़िएगा। जो ई बुक हमने दी है आप लोगों को, ये वाली ई बुक दी गई है, और इस ई बुक में हर एक पॉइंट, की पॉइंट यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। ये पूरी ई बुक जो आपको दी गई है, ध्यान से पढ़िएगा। मैं यहाँ पढ़ा तो रहा हूँ यहाँ पर भी, लेकिन नोट्स में हमने सब कुछ यहाँ पर दिया है आपको। तो पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी में आपको चीजें समझ में आई, क्या क्या चीजें थी, ठीक है। चलें आगे, चलो। और क्वेश्चन यहीं से बनेगा, ध्यान रखिएगा। तो आईसी का आविष्कार जैक केल्विन महोदय ने किया था। एक प्रश्न भी यहां से आपका आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी पीढ़ी की क्या क्या चीजें थी, यहाँ पर आप क्या हो गया। और यहाँ पर देखिए, हाई लेवल लैंग्वेज है ना, उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया जाने लगा, और एक कंप्यूटर के एक समय में एक से अधिक काम कर सकते थे। यानी कि तीसरी पीढ़ी में सबसे बड़ी चीजें क्या चेंज हुई? मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब समझते हैं? जैसे कि आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, यानी कि जैसे कि आप वर्ड पर टाइप कर रहे हैं, उसी समय आपने मल्टीमीडिया ओपन किया और आप गाने भी सुन रहे हैं, ठीक है, गाने भी सुन रहे हैं, तो एक साथ कई काम। तो मल्टीटास्किंग का भी जो कॉन्सेप्ट आया वह तीसरी पीढ़ी में आया, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिए, चौथी पीढ़ी देखिए। अब यहाँ पर देखेंगे, चौथी पीढ़ी में सबसे बड़ा जो परिवर्तन हुआ वह माइक्रो प्रोसेसर आया, ठीक है। आईसी की जगह अब क्या हो गया? माइक्रो प्रोसेसर हो गया। अब आप इसमें देखोगे, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी में आया? चौथी पीढ़ी में। ये प्रश्न बनेगा, ठीक है।
और जिसमें हजारों आईसी एक साथ लगी होती हैं। और इस पीढ़ी में कंप्यूटर में GUI, अब GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, तीसरी पीढ़ी में क्या था? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस था। चौथी पीढ़ी में परिवर्तन हुआ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में, यानी कि हम जो कुछ भी कंप्यूटर पर देखते हैं, आइकन जो बने होते हैं चित्र के माध्यम से, हमें कोई फाइल खोलना हुआ तो पर्टिकुलर उस ड्राइव में गए, उस नाम का फोल्डर हमको दिखता है, उसके आइकन पर हमने क्लिक कर दिया तो वो ग्राफिक है ना, उसी को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोला जाता है। समझ गए आप लोग? कुलदीप श्रीवास्तव, देखिए क्लासेस रिकॉर्डिंग, जैसे मैं ये लाइव क्लास ले रहा हूँ, 8:05 पर क्लास स्टार्ट हुई है, तो क्लास लाइव क्लास होने के करीब 1 से 1.5 घंटे के बाद, क्योंकि एक प्रोसेसिंग होती है, 1 से 1.5 घंटे के बाद क्लास रिकॉर्डेड होकर सेव हो जाती है। ठीक है, तो मान लीजिए कि जैसे मैंने 9 बजे क्लास खत्म किया तो करीब 10:30 बजे तक आपकी वो क्लास प्रोसेस होकर आपके वहाँ पर रिकॉर्डिंग में जाकर सेव हो जाती है। ठीक है, तुरंत आप नहीं देख पाओगे कि जैसे मैंने क्लास 9 बजे खत्म कर दिया फिर आप ओपन करोगे, नहीं दिखेगा। तो 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है, तो उसके बाद आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो मेजर चीजें नोट करते जाइएगा, हर एक चीज में पढ़ाऊंगा। देखो कंप्यूटर का बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है आपका, इसमें थोड़ा सा ये हिस्ट्री बोरिंग लगती है। इसके बाद मैं इसका MCQ कराऊंगा, कल MCQ होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कल MCQ कराऊंगा। उसके बाद हम चलेंगे किस पर? हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट बताएंगे, हार्डवेयर डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, सॉफ्टवेयर कौन क्या क्या चीज़ें होती हैं, मेमोरी, मेमोरी में रैम और रोम, रोम के भी EP रोम हो गया, EEP रोम हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको अगली क्लास में बताई जाएगी, लेकिन कल MCQ कराया जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, जो जो चीज़ें मैं बताते चल रहा हूँ इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। GUI का फुल फॉर्म बताइए, GUI कब आया? चौथी पीढ़ी में आया। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और ग्राफिकल का मतलब क्या होता है अभी मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, और विंडोज यहाँ पर देखिए आया। ठीक है, और इसी पीढ़ी में ही माउस का प्रयोग शुरू हुआ। ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, आपसे पूछा जाएगा कि माउस किस पीढ़ी में आया? माउस चौथी पीढ़ी में आया। कीबोर्ड किस पीढ़ी में आया? तीसरी पीढ़ी में आया। ठीक है, मॉनिटर भी तीसरी पीढ़ी में आया था। ठीक, तो यहाँ पर क्या चेंजेस हुए आपके? आपका माइक्रो प्रोसेसर आया, जिसमें कि हजारों सिलिकॉन चिप एक साथ लगी होती हैं। ठीक है, और ये फास्ट काम करता है। विंडोज आया यहाँ पर, और प्रोग्राम लिखने के लिए जैसे कि C लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज का आविष्कार कब होता है? C लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज का आविष्कार चौथी पीढ़ी में होता है। अब C लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज क्या है? ये कंप्यूटर की एक भाषा है। जैसे कि हम हिंदी भाषा पढ़ते हैं, इंग्लिश भाषा पढ़ते हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग होती है। जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, जैसे कि पर्टिकुलर आप देखोगे तो आपका मोबाइल एक सॉफ्टवेयर पर काम करता है, सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाएगा तो आप उस पर कुछ काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एक सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। जैसे कि आपने कहा कि भाई हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर दो, मेरी दुकान है, मैं उसमें मेरे जितने भी कस्टमर आएंगे मैं उसको उनको ऑटोमेटिक बिलिंग कर सकूं, हमारा लेजर तैयार हो जाए, हमारे जितने भी डॉक्यूमेंटेशन हो जाए। तो आपकी जिस तरीके की रिक्वायरमेंट है उस तरीके की सॉफ्टवेयर लैंग्वेज यहाँ पर है। ठीक है, तो C लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज भी आपका चौथी पीढ़ी में आया। ठीक, और लैंग्वेज C++ आपको जब आपने O लेवल किया होगा, PGDCA, इसके ऊपर ही पढ़ाया जाता है, CCC में तो है नहीं। ठीक है, चलिए मेजर चेंजेस समझ रहे हैं आप लोग। अब देखिए पांचवी पीढ़ी यानी कि ये जो वर्तमान पीढ़ी है वह पांचवी पीढ़ी चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पांचवी पीढ़ी में ही आपका AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, एक तो दो शब्द हैं, इंटेलिजेंस एक बुद्धिमत्ता है, और इसमें इसके आगे जुड़ा हुआ आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब आप समझते हो अननेचुरल, या आप कृत्रिम कहते हैं, है ना, कृत्रिम हो गया, अप्राकृतिक आर्टिफिशियल। ठीक है, जो कि नेचुरल नहीं है, यानी कि ये जो बुद्धिमत्ता है मानवों के द्वारा ही बनाया गया है, लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी है। आजकल आप देख रहे हो कि AI की मदद से, जैसे जैसे देखो विज्ञान वरदान भी है और विज्ञान अभिशाप भी है। ठीक,
तो एआई से आप देख रहे हो कि बहुत से लोगों के चेहरे चेंज कर दिया गया, उनकी कुछ ऐसी वीडियोस बना दी गई जो वायरल हो गई, है ना, बेकार वीडियो, एमएमएस या कुछ ऐसी चीज़ें। अभी आपने देखा कोई साउथ की एक्ट्रेस थी, उनकी एआई की मदद से एक वीडियो वायरल हो गई, ठीक। तो इसके फायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं। अभी आप देख रहे हो कि एक न्यूज़ चैनल है आज तक, वहाँ पर एक एंकर है, वो एआई एंकर है, ठीक है। तो चीज़ें हैं, बस इतना है कि हूबहू इंसान की तरह वह दिखता है, लेकिन इंसान की तरह उसमें सोच नहीं है। जितनी उसमें प्रोग्रामिंग की गई है वह उतना ही काम करेगा, ठीक है। तो एआई यहाँ पर आपका आया, और एआई का मतलब मशीन जो मानवीय गुणों को समझ सके। तो अगर रोबोट है तो रोबोट भी एक मशीन है, रोबोट को आप ह्यूमन नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें क्या होता है, फीलिंग नहीं होती है, ठीक है, इसमें फीलिंग नहीं होती है। लेकिन क्या है, इसमें ऐसे प्रोग्रामिंग की जाती हैं, उस तरीके से प्रोग्रामिंग की जाती है, लगेगा कि हाँ यार ये भी आदमी ही की है, ठीक है। तो 5वीं पीढ़ी में नए नए चेंजेस चल रहे हैं, हो रहे हैं, ठीक है। जैसे आप देखोगे कि फिंगरप्रिंट रोबोट, आवाज द्वारा इनपुट देना आदि, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो और भी 5वीं पीढ़ी में आविष्कार होंगे, लेकिन मेजर जो इन्वेंट है यहाँ पर आपका एआई के बारे में है, ठीक है, एआई के बारे में। तो देखिए पीढ़ी मैंने आपको बताया, पहली पीढ़ी में क्या आया, वैक्यूम ट्यूब आया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाइनरी नंबर का प्रयोग होता था, ठीक है, इनपुट के लिए पंच कार्ड होता था, ठीक है। दूसरी पीढ़ी आई, उसमें ट्रांजिस्टर आया, और पंच कार्ड वहाँ भी प्रयोग होता था, लेकिन असेंबली लैंग्वेज। फिर तीसरी पीढ़ी में आपका क्या आया, आईसी आया, ठीक है। और तीसरी पीढ़ी में ही आपका जो मॉनिटर का प्रयोग, और आपका क्या कह सकते हैं कि आपका कीबोर्ड आया। फिर चौथी पीढ़ी आपका माइक्रो प्रोसेसर, और ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आया। यहाँ तक पीढ़ी में कोई प्रॉब्लम हो, या आपको लगता हो कि हमने भी कहीं कुछ और पढ़ा था, यहाँ पर कोई मिस हो रहा हो, कोई की पॉइंट, देखो इस क्लास का मतलब है कि मेन की पॉइंट आपको बताना, ठीक है। मेन की पॉइंट जो आपके एग्जाम में आते हैं वो मैं बताऊंगा, ठीक। तो पीढ़ी से संबंधित क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। अब थोड़ा सा कंप्यूटर के अगर हम इतिहास की बात करें, ठीक है, ये टेबल आपके लिए देखिए जो बनाई गई है, ये टेबल आपको दे दी जाएगी, जो रामबाण टेबल है। अब सबसे पहले तो देखो आविष्कार की दोस्त अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर के इतिहास में एक कंप्यूटर क्या है, एक गणना करने वाली मशीन है, और गणना जिसको कि संगणक कहा जाता है हिंदी में कंप्यूटर को। तो सबसे पहले देखो करीब 16वीं शताब्दी में एक यंत्र था एबकस, जो चाइना में था, ठीक है। एबकस कुछ ऐसा होता था जिसमें कि छल्ले लगे होते थे, है ना, ऐसे ऐसे, जिसे आप देखोगे बच्चों के खिलौने काउंट करने वाले, ये एबकस ऐसे ऐसे होता था। एबकस का आविष्कार कहाँ पर होता है, चाइना में होता है, चीन में होता है। इसके आविष्कारक कौन है, ली काई चेन, नाम याद रखिएगा, नाम से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। 16वीं शताब्दी, 300 वर्ष पूर्व अगर देखा जाए, यह दुनिया का सबसे पहला और सरल यंत्र था गणना करने के लिए, जो कि जोड़ने व घटाने के लिए प्रयोग किया जाता था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो एबकस चाइना में हुआ। इसके बाद देखिए फिर आविष्कार होता है नेपियर्स बोन। अलग अलग गणना करने वाली मशीनें होती हैं, नेपियर बोन्स हो गया, यहाँ से भी आपके प्रश्न पूछा जाता है। और ये क्या था, जानवरों की हड्डियों से बना आयताकार पट्टियां होती थी, जानवरों की हड्डियों से बनी ये आयताकार पट्टियां होती थी, जिस पर कि 10 आयताकार पट्टियों पर 0 से 9 तक पहाड़े लिखे जाते थे। तो बेसिकली इतनी चीजें आपको नहीं देखनी है, बस आपको नेपियर्स बोन किसने आविष्कार किया, जॉन नेपियर, स्कॉटलैंड के थे, ठीक है, जो मेन पॉइंट है। बाकी पीडीएफ दे देंगे, आप पढ़ लीजिएगा, फिर इसका एमसीक्यू कराएंगे तो चीजें आपकी और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद स्लाइड रूल आया। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जैसे जैसे समय बीत रहा है, स्लाइड रूल आता है, ठीक है, जिसको कि विलियम ऑर्ट्रेड, ठीक है। मेजर देखिए यहाँ पर क्या है, पास्कलाइन, ये आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका कि आविष्कार ब्लेज पास्कल महोदय ने किया 1642 में, ठीक है। और यह प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर कह सकते हैं, या मैकेनिकल एडिंग मशीन कह सकते हैं, ठीक है। पास्कलाइन किसने आविष्कार किया, ब्लेज पास्कल ने, और संख्याओं को जोड़ने और घटाने के प्रयोग के लिए किया जाता था।
पहला मैकेनिकल कंप्यूटर आप कह सकते हो इसको, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है पास्कलाइन। अब इसके बाद पास्कलाइन के बाद आप देखोगे लेबनीज का यांत्रिक कैलकुलेटर, ठीक है, देन ये इतना इंपॉर्टेंट आपका नहीं है। ये मेन मेजर जो आपका है डिफरेंस इंजन या एनालिटिकल इंजन, चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर जिनको कहा जाता है, ठीक है। और यह जो मशीन थी डिफरेंस इंजन, है ना, इस मशीन में क्या था आपका, यह मशीन भाप से चलती थी और इसमें आप देखोगे कैलकुलेशन के लिए चीज़ें थी, और यही मशीन आगे चलकर कंप्यूटर का जो आधार है, बेस है, वह बनती है। इसलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। इनका जो आविष्कार था डिफरेंस इंजन, साथ ही साथ एक और था इनका जो कि था एनालिटिकल इंजन, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। और इसी की मदद से आधुनिक कंप्यूटरों का प्रारूप माना जाता है, और यह एक मैकेनिकल मशीन, ठीक। तो डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज जी के द्वारा थे, और यही आधार बनता है आज के आधुनिक कंप्यूटर का, ठीक है भाई, समझ रहे हैं। चलिए बातों को समझते चलिएगा। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेबल से ही 1 से 2 प्रश्न अगर हिस्ट्री से पूछा जाएगा तो आपका आएगा। बाकी हर टेबलेटिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था, हरमन हेलोरिथ ने किया था, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा, आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, IBM ये कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस, क्या है इसका फुल फॉर्म, मशीन, IBM है। लेकिन IBM का क्या नाम था पहले, ये देखिए मेन पॉइंट यहाँ पर है कि ये जो मशीन जो थी टेबलेटिंग मशीन था, ठीक है, टेबलेटिंग मशीन की स्थापना की, ठीक है, हेलोरिथ ने। कौन सी कंपनी थी, टेबलेटिंग मशीन कंपनी। IBM का पहले क्या नाम था, टेबलेटिंग मशीन कंपनी, ये ध्यान रखिएगा, टेबलेटिंग मशीन कंपनी, इसकी स्थापना हरमन हेलोरिथ महोदय ने किया था 1880 में, और यही टेबलेटिंग मशीन आपकी आगे चलकर IBM कंपनी बनती है, ये ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM कंपनी, ठीक। मेजर पॉइंट यहाँ पर आपका है, इसका नाम चेंज करके इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कर दिया जाता है, और 1890 की जनगणना में इसका प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो मेजर पॉइंट है। अब देखिए मार्क फर्स्ट ये विश्व का पहला पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मार्क फर्स्ट था, हार्वर्ड आइकन, और इसमें देखा जाए गणना करने के लिए इसका प्रयोग होता था। मार्क फर्स्ट ध्यान रखिएगा 1930 में आया, और इसके बाद इनियाक जो कि यह पहला डिजिटल कंप्यूटर था, ये ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, इनियाक था। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, कहाँ प्रयोग होते हैं, मैंने बता दिया पहली क्लास में, ठीक है। और डिजिटल कंप्यूटर यानी कि हम आप जो प्रयोग कर रहे हैं ये डिजिटल कंप्यूटर है, और दुनिया का सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर ENIAC था। इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म से क्वेश्चन बनता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ENIAC का फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन बना है, चाहे आप UPTSSC का एग्जाम दे रहे हो, चाहे SSC का एग्जाम देंगे, या अन्य एग्जाम जहां पर कंप्यूटर सिलेबस है वहां पर ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ भाई, मशीन है भाई, कंप्यूटर मतलब अब एबकस यानी कि जब चीन में इसका हुआ तो भाई इतिहास बताया जा रहा ना, कहाँ से शुरुआत हुई। जैसे कि मान लो पहले अगर आप देखोगे, पहले पाषाण काल की बात करते हैं, मानव नंगा घूमता था, शिकार करता था, कच्चा खा जाता था, आग का आविष्कार हुआ, तो धीरे धीरे क्या हुआ, बेस वही है, गणना करना, कैलकुलेटिंग मशीन है, तो एबकस का आविष्कार हुआ, वो गणना करती गई, टेबलेटिंग मशीन आई, पास्कलाइन आई, फिर धीरे धीरे करके ये चीज़ें आई, तो दुनिया का सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर ENIAC था, और JP एकर्ड और जॉन मोचली महोदय ने इसका आविष्कार किया था। ये नाम याद रखिएगा, JP एकर्ड और जॉन मोचली, ठीक है, सन उनसे कोई मतलब नहीं है, और यह पहला डिजिटल कंप्यूटर था, और जिसमें कि 1800 वैक्यूम ट्यूब लगी थी। अब मैंने आपको बताया ना कि पहली पीढ़ी
जो कंप्यूटर थे उसमें क्या आविष्कार किया, उसमें क्या टेक्नोलॉजी थी, वैक्यूम ट्यूब की थी। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब की थी, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक, चलिए फिर आया एडसैक। एडसैक यह पहला प्रोग्राम सहित डिजिटल कंप्यूटर था। अब जो प्रोग्राम होते हैं, प्रोग्रामिंग चीजें होती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। एडसैक का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, डिले स्टोरेज ऑटोमेट इज कैलकुलेटर। ठीक है, ऑटोमेटिक कैलकुलेटर है यहाँ पर, मॉरिस विल्कस। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आपका देखने को मिलेगा, ये वाला है जो एडवैक। ठीक है, एडवैक। एडवैक आपका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म से प्रश्न आता है। जॉन वॉन न्यूमैन ने किया था, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, एडवैक हो गया। फिर आता है यूनिवैक आता है। ठीक है, तो जैसे जैसे पीढ़ी बढ़ती जाती है ये आता है, बस इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर हैं। ठीक है, एडवैक। तो कंप्यूटर की हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन में से अगर इतिहास से प्रश्न पूछेगा तो इतिहास से जनरेशन और उनसे क्या इन्वेंशन हुए, साथ ही साथ जो मैंने आपको ये टेबल दिखाई है यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इसके बाहर से क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इतनी चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब जैसे कि आप देखो, ये मैंने जो किताब आपको दी है, ये हमारी जो पुस्तक है, ई बुक आपके पास है। ठीक है, तो ई बुक में भी ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर एबकस कहाँ पर विकास हुआ, हेलोरी सेंसर टेबल, ठीक है, मार्क फर्स्ट, एनियाक। ठीक, ये आपको फिगर भी दिखेगा, एडवैक। ठीक है, तो यहाँ फिगर भी है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें, जैसे यूनिवैक की बात करते हैं तो आपका ये देखो, आपका ये चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, किताबों से देखिए। तो कल जो आपका होगा कंप्यूटर का मॉक एमसीक्यू फॉर्मेट में कंप्यूटर का परिचय और कंप्यूटर के इतिहास से एमसीक्यू क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ठीक है, अब आपको कोई प्रॉब्लम है, ये 2 चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ाया है, 2 क्लास हुई है, 2 क्लास में किसी को कोई प्रॉब्लम हो, अगर आपसे कह दिया जाए कि भाई माउस का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ, बता सकते हो आप? माउस कब आया, तीसरी में आया कि चौथी में आया? ठीक है, कीबोर्ड का प्रयोग कब हुआ, ये भी आप बता सकते हो। ठीक, पहली पीढ़ी में क्या टेक्नोलॉजी थी, दूसरी पीढ़ी में क्या टेक्नोलॉजी थी, तीसरी, चौथी, पांचवी, तो आप चीज़ें बता सकते हो। सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, ये आप बताने के काबिल हो चुके हो, आपने पढ़ा है, आपको आता है, अच्छी बात है। लेकिन जो बिगनर्स हैं, कह सकते हैं कि ये चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए, अभी आगे जब आएंगे पढ़ाएंगे आगे, फिर हम आपको नेक्स्ट जो लेक्चर पढ़ाएंगे टॉपिक, लेकिन कल इसका हम क्या कराएंगे, आपको जो भी चीज़ें हमने पढ़ाई हैं, साथ ही साथ जो प्रैक्टिस पेपर में देखो, ये जो प्रैक्टिस बुक है इसको आप लगाते चलो। ठीक है, ये आप जरूर इसको लगाइएगा। ये देने का मतलब यही है कि भाई देखो, क्लास में तो हम आपको पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, साथ साथ आपको खुद से मेहनत करनी है। ठीक, तो ये भी चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई हैं, सबकी डिटेल में आंसरिंग दी गई है। तो फिलहाल आज का यहाँ पर टॉपिक कंप्यूटर का परिचय और कंप्यूटर का इतिहास का टॉपिक खत्म होता है।